हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम है उसका कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। लगभग 20 एमसीक्यू हमने पहले भी किया था, फिर बीच में पीएससी का पेपर आया तो उसके कारण मैं एमसीक्यू नहीं डाल पाया। अब आज से लेकर आपके जब तक पेपर है, आपको हर दिन आपको लगभग लगभग 30 से 50 एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। यानी जितना भी मंडी अधिनियम और उससे रिलेटेड जितने नियम है उसके पूरे एमसीक्यू आपके पेपर में जाने से पहले हम कर लेंगे। तो आज की क्लास में भी हम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी से रिलेटेड जो अधिनियम है उसके एमसीक्यू कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, या किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत आएगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका भी मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी उसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के संबंध में कौन सा युग्म सुमलित है? कुल अध्याय 14, कुल धारा 81, कुल अध्याय 13, कुल धारा 82, कुल अध्याय 14, कुल धारा 82, कुल अध्याय 14 या कुल धारा 85। तो आपको छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी में तो टोटल अध्याय की संख्या है 14, जबकि कुल धारा है 82। ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? यानी छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? 10 अप्रैल 1973, 18 अप्रैल 1973, 25 अप्रैल 1973 या 27 अप्रैल 1973? तो इसका आंसर होगा आपका 18 अप्रैल 1973। 18 अप्रैल 1973 को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत परख प्रयोगशाला को परिभाषित किया गया है। यानी छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत परख प्रयोगशाला किसको बोला गया है? पहला लिखा है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कारोबार करने योग्य मानकों या ग्रेड पैमाने के अनुरूप गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए स्थापित प्रयोगशाला। कलेक्टर द्वारा अधिसूचित कारोबार करने योग्य मानकों या ग्रेड पैमाने के अनुरूप गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए स्थापित प्रयोगशाला। संभाग आयुक्त के द्वारा घोषित प्रयोगशाला या राज्य सरकार के द्वारा घोषित प्रयोगशाला। परिभाषा सब में एक ही लिखी, केवल अधिकारी के नाम यहां पर अलग अलग लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा है, देखिए परख प्रयोगशाला क्या होगी? जैसे मंडी में कोई चीज बेचने के लिए आ रही है, मंडी से किसी चीज को बेचकर बाकी प्रसंस्करण के लिए बेचा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो परख प्रयोगशाला होती वहां पर उसकी ग्रेडिंग की जाती। कोई भी सामान आता उसकी ग्रेडिंग की जाती कि आपका वो सामान अच्छा है कि नहीं, वो सब्जी अच्छी है कि नहीं, वो फल अच्छा है कि नहीं। तो उसके वहां पर जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं या कोई भी फसल आ रही है उसकी जांच की जाती कि उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है एक्चुअल में कि वो फसल कैसी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कारोबार करने योग्य मानकों या ग्रेड पैमाने के अनुरूप गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए स्थापित प्रयोगशाला को बोलते हैं परख प्रयोगशाला। तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि उपज की खेती इस प्रभाव के लिखित करार के अधीन करना कि उसकी कृषि उपज करार में विनिर्दिष्ट दर पर क्रय की जाएगी या कहलाती है? मिश्रित खेती, रैयतवाड़ी खेती, झूम खेती या संविदा खेती? तो देखिए, अगर यहां पर क्या है, मंडी अधिनियम के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या होता है, अगर कोई व्यापारी किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो व्यापारी किसान को जो फसल उगाने बोलेगा, किसान अपने खेत में वही फसल उगाएगा, और किसान जो भी फसल उगाएगा उसकी कीमत पहले से व्यापारी तय कर देगा कि मैं आपकी फसल इतने पैसे में खरीदूंगा। तो इस प्रकार की जो खेती होती है इसको संविदा खेती बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, संविदा खेती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहां पर, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत यह प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, तो उसमें निर्णय लेने का अधिकार किसका है? यानी छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत ये किसी क्वेश्चन कर देता है कि ये व्यक्ति किसान है कि नहीं, तो उसका निर्णय कौन करेगा? कलेक्टर, प्रबंध संचालक, राज्य सरकार या मंडी समिति? तो इसका आंसर होगा कलेक्टर। कलेक्टर ये तय करेगा, मतलब उसकी जो भी प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति किसान है या नहीं, उसका निर्णय कलेक्टर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है,
राज्य सरकार मंडी स्थापित करने हेतु घोषणा कर सकेगी यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, किसी कृषि उपज की पैदावार करने वाले द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। यानी राज्य सरकार मंडी समिति की स्थापना करने की घोषणा कब करेगी? पहला, अगर उस क्षेत्र के जो स्थानीय प्राधिकारी हैं वो राज्य सरकार को बोल रहे कि हमारे क्षेत्र में मंडी स्थापित करना चाहिए, तब राज्य सरकार वहां मंडी स्थापित करेगी। इसके अलावा यदि उस क्षेत्र के किसान मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार से कि हमारे यहाँ मंडी स्थापित करना है, तो राज्य सरकार मंडी स्थापित करेगी। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण होगा, एक से अधिक उप मंडी प्रांगण हो सकेंगे, विशेष वस्तु के लिए एक या अधिक प्रांगण हो सकेंगे या उपरोक्त सभी। तो प्रत्येक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण होगा, बिल्कुल सही है। एक से अधिक उप मंडी प्रांगण हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। विशेष वस्तु के लिए एक या अधिक प्रांगण हो सकते हैं, ये भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी प्रत्येक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण भी होगा, एक उप मंडी प्रांगण भी होगा, या एक से अधिक मंडी अन्य मंडी प्रांगण भी हो सकते हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत आएगा मंडी प्रांगण क्या होता है, उप मंडी प्रांगण क्या होता है, कोई नया बच्चा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अधिनियम नहीं पढ़े होते, डायरेक्ट आकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनको ये सब में दिक्कत आएगी। इसके लिए क्लास भी अवेलेबल है। अगर अभी 10 दिन आप मंडी अधिनियम पढ़ना चाहते हैं, लगभग 21-22 क्लास हो गया, आप अच्छे से उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप करना चाहते कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जिसका चल रहा है, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी समिति होगी जिसकी अधिकारिता संपूर्ण मंडी क्षेत्र में होगी। प्रत्येक मंडी समिति उस नाम से जानी जाएगी जो कि ऐसी मंडी के लिए धारा 4 के अधीन अधिसूचना में भी निर्दिष्ट किया जाए। प्रत्येक मंडी समिति संविदा करने हेतु सक्षम रहेगी, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें इसमें कौन सा कथन गलत है आपको यह पहचान करना है। तो पहले पे देखते हैं, प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी समिति होगी जिसकी अधिकारिता संपूर्ण मंडी क्षेत्र में होगी, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंडी समिति उस नाम से जानी जाएगी जो कि ऐसी मंडी के लिए धारा 4 के अधीन अधिसूचना के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो, यह भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंडी समिति संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होगी, बिल्कुल सही है। तो यहां पूछा कौन सा कथन सही नहीं, यहां पे तो तीनों सही है, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यानी यहां पर आपके सभी कथन सही हैं, इसलिए हमको आंसर क्या लेना पड़ रहा है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कौन सा कथन गलत है, कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां स्थानीय प्राधिकारी को धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर स्थानीय प्राधिकारी तथा मंडी समिति के बीच उक्त उपधारा के अधीन कोई करार ना हो पाए, वहां मंडी समिति द्वारा अपेक्षित भूमि या भवन इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समिति में निहित हो जाएगा कितने दिन के भीतर? देखिए 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन। देखिए क्या होता है, जहां पे मंडी का निर्माण होता है वो मंडी क्षेत्र हो सकता है किसी नगरीय निकाय के अधीन आ रहा हो, वो मंडी क्षेत्र के आसपास यानी वो मंडी क्षेत्र किसी आप बोल सकते हो कि पंचायत के अंतर्गत आ रहा हो। तो ऐसी स्थिति में मंडी समिति अगर पंचायत या नगरीय निकाय से किसी जमीन की मांग करेगी कि मेरे को इस जमीन को अपने मंडी क्षेत्र के विस्तार के लिए चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो पंचायत और मंडी समिति एक दूसरे के मध्य कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। लेकिन अगर वो अब आपकी पंचायत या नगरीय निकाय मंडी समिति से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं होती, तो मंडी समिति कितने दिनों के भीतर उस जमीन की मांग करने पर अगर वो तैयार नहीं होती तो वो जमीन ऑटोमेटिक मंडी समिति में आ जाती है। ये आपको बताना है 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन। तो इसका आंसर होगा 30 दिन। बी इसका करेक्ट आंसर है। 30 दिन के भीतर जो है जो आपकी स्थानीय प्राधिकारी उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कितने में मंडी समिति को वो जमीन देना चाहती, क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती, वो 30 दिन के भीतर तय करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, धारा 8 के अधीन कलेक्टर द्वारा भूमि या भवन के लिए तय किए गए प्रतिकर की भुगतान मंडी समिति अधिकतम कितनी किस्तों में कर सकती है? 6 किस्त, 10 किस्त, 15 किस्त या 20 किस्त। यानी अगर मंडी समिति और आपका जो
बोल सकते हो कि आप जो स्थानीय प्राधिकारी उसके मध्य कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जितने पैसों में होगा मंडी समिति उन पैसों को कितने अधिकतम कितने किस्तों में दे सकती है, 6 किस्त, 10 किस्त, 15 किस्त या 20 किस्त, तो इसका आंसर होगा 10 किस्त के अंतर्गत। तो 10 किस्त के तहत जो है कोई भी आपकी मंडी समिति उतना राशि जो है वो 10 किस्तों में भुगतान कर सकती है स्थानीय प्राधिकारी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भार साधक समिति के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन की पहचान करना है। जब छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत कोई मंडी समिति प्रथम बार गठित की जाती है तो संचालक के द्वारा भार साधक समिति का गठन किया जा सकता है। भार साधक समिति 5 से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। भार साधक समिति अधिकतम 5 वर्ष की कालावधि के लिए बनेगी। भार साधक समिति संचालक के नियंत्रण में काम करेगी। आपको इसमें गलत कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन गलत है। भार साधक समिति जब कोई आपकी मंडी क्षेत्र नया बन रहा होता है तो ऐसी स्थिति में उस मंडी क्षेत्र के कार्यभार को मंडी समिति में देने से पहले उनके भार साधक समिति या भार साधक जो अध्यक्ष होता है उसके पास इसको सौंपा जाता है मंडी समिति के पूरे क्षेत्र को। तो उसी के विषय में कौन सा कथन गलत आपसे पूछ रहा है। जब छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत कोई मंडी समिति प्रथम बार गठित की जाती है तो संचालक के द्वारा भार साधक समिति का गठन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। भार साधक समिति 5 से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, ये गलत है। भार साधक समिति में 5 नहीं 7 से अनधिक व्यक्ति, भार साधक समिति में 7 से अनधिक व्यक्तियों से मिलकर भार साधक समिति बनती है, तो बी गलत है, सी सही है और डी सही, बी सही है। तो कौन सा गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई भी व्यक्ति मंडी समिति का मतदाता नहीं होगा। कौन व्यक्ति मंडी समिति का मतदाता नहीं होगा? उसका नाम एक से अधिक मंडी समिति की मतदाता सूची में आ रहा हो, उसकी आयु 18 वर्ष की ना हो, वह मंडी समिति का व्यतिक्रमी हो या उपरोक्त सभी। यानी कोई व्यक्ति मंडी समिति का मतदाता कब नहीं होगा? उसका नाम एक से अधिक मंडी समिति की मतदाता सूची में आ रहा हो, बिल्कुल सही है। अगर उसका नाम एक से अधिक मतदाता सूची में आ रहा है तो वो यहाँ पे मतदाता नहीं बनेगा। उसकी आयु 18 वर्ष की ना हो तो बिल्कुल सही है, अगर 18 वर्ष की आयु नहीं होगी तो उसका मतदाता सूची में नाम ही नहीं आएगा। वह मंडी समिति का व्यतिक्रमी हो, यानी मंडी समिति में किसी चीज का उल्लंघन किया हो जिसके कारण उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया हो या वोट देने से रोका जा सकता है। तो ए बी सी तीनों सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंडी समिति में कौन नाम निर्दिष्ट सदस्य नहीं होता? यानी मंडी समिति में अलग अलग सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं। तो कौन मंडी समिति में नाम निर्दिष्ट सदस्य नहीं होगा? पहला, राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी, मंडी क्षेत्र के अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत का एक प्रतिनिधि, जिला क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का एक प्रतिनिधि, मंडी क्षेत्र में काम कर रहे हमालों का एक प्रतिनिधि। कौन मंडी समिति में नाम निर्दिष्ट सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी होता है, मंडी क्षेत्र के अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत का एक प्रतिनिधि होता है, जिला क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का एक प्रतिनिधि नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जिला क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का एक प्रतिनिधि मंडी समिति में शामिल नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन की आपको पहचान करना है। मंडी समिति में अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण होगा। मंडी समिति में अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण प्राप्त होगा। मंडी समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण प्राप्त होगा। मंडी समिति में स्थानों की कुल संख्या में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इसमें आपको गलत कथन की पहचान करना है। तो मंडी समिति में एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, सही है। मंडी समिति में एससी को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलता है, सही है। मंडी समिति में अन्य पिछड़े वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण प्राप्त होता है, ये गलत है। क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को कब मिलेगा? जब एसटी और एससी को दिया गया आरक्षण 50% या उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में ओबीसी को 25% स्थान आरक्षित होते हैं, इसलिए सी गलत है। ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण नहीं मिलता। और मंडी समिति में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होते हैं, सही है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या सही नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है,
निम्न में से कौन कृषकों के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित नहीं है? यानी किसानों का जब चुनाव होगा तो किसानों के चुनाव में वोट देने के लिए कौन योग्य नहीं है? जिसका नाम राजस्व ग्राम के अभिलेखों में भूस्वामी पट्टेदार के रूप में प्रविष्ट हो, जो कम से कम आधा एकड़ भूमि में कृषि कार्य करता हो, जिसके पास 3 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि हो, मंडी क्षेत्र का मामूली तौर पर निवासी हो। तो याद रखना है, किसानों के चुनाव में वोट देने का हकदार कौन नहीं होगा? जिनके पास 3 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 3 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है तो वो वोट नहीं देगा। ये प्रावधान है कि कम से कम आधा एकड़ भूमि में वो कृषि कार्य करता होगा तो वो वोट दे सकता है। ये वाला प्रावधान नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, जिसके पास 3 एकड़ से ज्यादा भूमि है। ये वाला आंसर नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई भी व्यक्ति कृषक प्रतिनिधि होने के लिए निर्हित होगा। कौन? कोई भी व्यक्ति किसान का प्रतिनिधि यानी कृषक प्रतिनिधि यानी किसान चुनाव लड़ने के लिए निर्हित होगा, अयोग्य होगा कब? वह भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष होने के लिए निर्हित हो, वह जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष होने के लिए निर्हित हो, वह पंचायत का पदधारी होने के लिए निर्हित हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा, अगर कोई व्यक्ति पंचायत का पदधारी होने के लिए निर्हित है तो वो मंडी समिति में चुनाव के लिए भी निर्हित हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको इसमें भी गलत कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला, राज्य में मंडी समिति के अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के 25% स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। राज्य में मंडी समिति के अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और सदस्य के निर्वाचन लड़ने हेतु पात्र होगा। कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने हेतु तभी पात्र होगा जब वह कृषक है। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें गलत कथन की पहचान करना है, तो गलत कथन आएगा ऑप्शन सी। कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव यहां पर बोला है लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा या सदस्य का चुनाव लड़ेगा, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का चुनाव वो एक साथ नहीं लड़ सकता। इसी के लिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंडी समिति का प्रथम सम्मेलन निम्न में से किसके द्वारा बुलाया जाता है? कलेक्टर, संचालक, मंडी समिति का अध्यक्ष या मंडी समिति का सचिव? तो जो मंडी समिति का प्रथम सम्मेलन होता है वो कलेक्टर के द्वारा बुलाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, मंडी समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? यानी जो मंडी समिति के जितने भी सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देंगे? मंडी समिति के अध्यक्ष को, मंडी समिति के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष को, मंडी समिति के सचिव को, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो मंडी समिति के सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं कलेक्टर को। याद रखना, मंडी समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र देते हैं कलेक्टर को, और कलेक्टर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी मंडी समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसमें किसी कारणवश सहमति नहीं बन पाई तो अध्यक्ष के विरुद्ध दोबारा अविश्वास प्रस्ताव कब तक नहीं लाया जा सकता? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल? यानी अगर मान लेते हैं मंडी समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाए और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो उस अध्यक्ष के विरुद्ध दोबारा कब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? 6 माह तक। यानी जब पिछला अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ था तो उससे 6 महीने तक उस अध्यक्ष के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अगर किसी मंडी समिति के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो वह निम्न में से किस बहुमत से पारित होना चाहिए? यानी अगर मंडी समिति के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं तो वो अविश्वास का प्रस्ताव कौन से बहुमत से पारित होना चाहिए? कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 से अन्यून बहुमत द्वारा, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों की कुल संख्या के 3/4 बहुमत द्वारा, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाली की कुल संख्या का आधे से बहुमत द्वारा, कुल सदस्यों का 3/4 बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 के अन्यून बहुमत द्वारा। अगर याद रखिएगा, जब आपके मंडी समिति के उपाध्यक्ष को हटाना हो तो कौन सा बहुमत लगता है? कुल सदस्यों का बहुमत प्लस
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत लगेगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहिर्गामी अध्यक्ष धारा 13 ग संचालक द्वारा किए गए निर्देश का पालन नहीं करता तो संचालक को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त होती है? व्यवहार न्यायालय की, जिला न्यायालय की, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की, इनमें से कोई नहीं। अगर बहिर्गामी अध्यक्ष किसको बोलेंगे? जो अध्यक्ष पहले था लेकिन अब उसको पद से हटा दिए तो कोई नया अध्यक्ष बनेगा, तो जो पुराना अध्यक्ष है वो नए अध्यक्ष को कार्यभार सौंप के जाएगा, मंडी के पूरे डॉक्यूमेंट सौंप कर जाएगा। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं सौंपता तो ऐसी स्थिति पर जो संचालक है उसके ऊपर जो कार्रवाई करेगा तो संचालक को किसकी पावर आ जाती है? तो संचालक के पास व्यवहार न्यायालय की पावर आ जाती है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, व्यवहार न्यायालय। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कार्य मंडी समिति का नहीं है? यानी इसमें से ऐसे कार्य की पहचान करना है जो मंडी समिति का काम नहीं है। पहला, मंडी कृत्यकारों के आचरण का पर्यवेक्षण करना, राज्य सरकार को कृषि उपज की कीमत नियत करने हेतु सलाह देना, अनुज्ञप्तियों की शर्तों को प्रवर्तित करना, मंडी प्रांगण में व्यापार आरंभ करने का विनियमन करना। इनमें से कौन सा मंडी समिति का काम नहीं है? तो मंडी कृत्यकारियों के आचरण का पर्यवेक्षण करना यानी निगरानी रखना है, बिल्कुल है। राज्य सरकार को कृषि उपज की कीमत नियत करने की सलाह देना यह मंडी समिति का काम नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुज्ञप्ति का मतलब होता है अनुज्ञप्ति की शर्तों को प्रवर्तित करना, अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस के लिए। मंडी प्रांगण में व्यापार आरंभ करने का विनियमन करना, उसके नियम बनाना, रेगुलेट करना सब है। केवल बी नहीं है, राज्य सरकार को कृषि उपज की कीमत नियत करने में मदद करना या सलाह देना यह मंडी समिति का काम नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 17 के अनुसार निम्न में से किस कर्तव्य का भार मंडी समिति अपने विवेकानुसार अपने ऊपर नहीं ले सकती? यानी ऐसे कौन सा है जो काम जो मंडी समिति खुद नहीं कर सकती, वो कर्तव्य का भार अपने ऊपर डायरेक्ट नहीं ले सकती? कृषि उपज के परिवहन हेतु मंडी क्षेत्र में सड़कों के निर्माण हेतु अनुदान देना, कृषि उपज के भंडारण हेतु गोदामों के संनिर्माण हेतु अनुदान देना, कृषि उपज के आवागमन हेतु गाड़ियां उपलब्ध कराना, विक्रय हेतु उर्वरक का स्टॉक रखना। तो कौन सा भार मंडी समिति अपने ऊपर डायरेक्ट नहीं ले सकती? तो आंसर है ऑप्शन सी, कृषि उपज के आवागमन के लिए गाड़ी उपलब्ध कराना, इसके लिए मंडी समिति कोई काम नहीं कर सकती। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 17 के अनुसार मंडी समिति वह सभी जानकारी उपलब्ध कराएगी जो निम्न के द्वारा मांगी जाए। यानी मंडी समिति वो सभी जानकारी उपलब्ध कराएगी जब कौन मांगेगा? कलेक्टर, प्रबंध संचालक, प्राधिकृत अधिकारी या उपरोक्त सभी। तो मंडी समिति से अगर कलेक्टर कोई जानकारी मांगेगा तो मंडी समिति देगी, प्रबंध संचालक कुछ जानकारी मांगेगा तब भी मंडी समिति देगी, या कोई अधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है जानकारी लेने के लिए तो मंडी समिति उसको भी जानकारी देगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर में आप देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा। मंडी फीस अधिसूचित कृषि उपज के क्रेता के द्वारा संदेह होगी, विक्रेता के द्वारा संदेह होगी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। यानी मंडी फीस का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? क्रेता के द्वारा कि विक्रेता के द्वारा? तो याद रखिएगा जो मंडी फीस का भुगतान होगा वो क्रेता के द्वारा किया जाएगा। क्रेता यानी जो आपका वहां पे मंडी क्षेत्र में जाकर या मंडी प्रांगण में जाकर फसल को खरीद रहा है, क्रय कर रहा है, उसके द्वारा मंडी फीस का भुगतान किया जाएगा। विक्रेता यानी किसान के द्वारा मंडी फीस नहीं भुगतान होगा, क्रेता के द्वारा होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है, और 100% आपके पेपर में आप देखिएगा जो 33 क्वेश्चन सेक्शन होगा ना, वहां पे ये क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मंडी समिति ऐसी मंडी फीस उद्ग्रहण करेगी जो राज्य सरकार द्वारा कीमत के प्रत्येक 100 रुपए पर न्यूनतम 50 पैसे की दर से और अधिकतम 2 रुपए की दर के अध्याधीन रहते हुए नियत किया जाए, न्यूनतम 50 पैसे की दर से और अधिकतम 3 रुपए की दर से अध्याधीन रहते हुए नियत किया जाए, न्यूनतम 50 पैसे की दर से और अधिकतम 4 रुपए की दर के अध्याधीन रहते हुए नियत किया जाए, न्यूनतम 50 पैसे की दर से और अधिकतम 5 रुपए की दर से अध्याधीन रहते हुए नियत किया जाए। तो अब यहां पर जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या था? पहले जो बिना संशोधन के जब मैं आंसर लेता तो इसका आंसर आता ए,
न्यूनतम 50 पैसे की दर से और अधिकतम 2 रुपए की दर के अध्याधीन रहते हुए नियत की जाएगी। ये पुराना आंसर है, लेकिन जो अब मंडी अधिनियम में संशोधन हो चुका है और जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार न्यूनतम 50 पैसे की दर से और अधिकतम 3 रुपए की दर के अध्याधीन रहते हुए नियत की जाएगी। यानी आपकी मंडी समिति मंडी फीस का उद्ग्रहण करेगी जो कि प्रत्येक 100 रुपए पर न्यूनतम 50 पैसे की दर से और अधिकतम 3 रुपए की दर के अध्याधीन रहते हुए नियत की जाएगी। तो इसका आंसर वर्तमान के डेटा के अनुसार बी होगा। अगर कई आप कोचिंग सेंटर की बुक पढ़ रहे होंगे, उन कोचिंग सेंटर की बुक में नेट से अधिनियम उठाकर दिया गया है तो वहां पर आपका 2 रुपए वाला आपको मिलेगा, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार ये 3 रुपए वाला है। तो इसके लिए कमेंट मत कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर ये वाला तो 2 रुपए है कि 3 रुपए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 3 रुपए वर्तमान में चल रहा है। और आप कई बुक में पढ़े होंगे, जो नेट से अधिनियम डाउनलोड करके पढ़ोगे वो अपडेटेड अधिनियम नहीं है, तो उसमें 2 रुपए वाला दिया हुआ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कोई भी व्यक्ति जो मंडी फीस का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है वह निम्न में से क्या भुगतान करने का दायी होगा। यानी अगर किसी को मंडी फीस देना है लेकिन वो मंडी फीस नहीं दे रहा तो क्या होगा। मंडी फीस तथा उसके साथ उस पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। मंडी फीस तथा उसके साथ उस पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। मंडी फीस तथा उसके साथ उस पर 24% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। मंडी फीस तथा उसके साथ उस पर 30% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतान करना होगा। अगर कोई व्यक्ति मंडी फीस का भुगतान नहीं करता तो उसको मंडी फीस के साथ साथ उस पर 24% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, मंडी फीस तथा उस पर 24% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंडी प्रांगण में हुए अधिक्रमण को हटाने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। यानी मंडी प्रांगण में कोई अधिक्रमण हुआ है, यानी जो अपने क्षेत्र से बाहर जाकर चीजों को घेर लिया है, मंडी क्षेत्र की सीमाओं को घेर लिया है या मंडी क्षेत्र में कुछ अवैध निर्माण किया है, तो उसको हटाने की शक्ति किसके पास है। संचालक, प्रबंध संचालक, कलेक्टर, मंडी समिति के निदेशों के अधीन सचिव को। तो इसका आंसर होगा मंडी समिति के अधीन निदेशों के अधीन सचिव जो है वो अधिक्रमण हटा सकते हैं। आप मंडी सचिव का ही पेपर देने वाले हैं तो इसको याद रखिएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मंडी समिति का सचिव मंडी समिति की ओर से संविदा निष्पादित कर सकेगा जिसकी रकम या मूल्य 5,000 से अधिक ना हो। मंडी समिति का अध्यक्ष तथा सचिव मंडी समिति की ओर से संविदा निष्पादित कर सकेगा जिसकी रकम या मूल्य 10,000 से अधिक ना हो। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। यानी जो संविदा करते हैं तो उसमें अध्यक्ष और सचिव की पावर कितने रुपए तक की संविदा करने की है। तो मंडी समिति का सचिव मंडी समिति की ओर से संविदा निष्पादित कर सकेगा जिसकी रकम या मूल्य 5,000 से अधिक ना हो। यह गलत है, 5,000 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 1,000। यानी मंडी समिति का सचिव जो है वो मंडी समिति से बिना पूछे 1,000 रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मंडी समिति का अध्यक्ष तथा सचिव मिलकर मंडी समिति की ओर से संविदा निष्पादित कर सकेंगे जिसकी रकम या मूल्य 10,000 से अधिक ना हो। यह भी गलत है, 10,000 नहीं 5,000। यानी मंडी समिति का जो अध्यक्ष है और मंडी समिति का जो सचिव है वो दोनों मिलकर 5,000 रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट बिना मंडी समिति से पूछे ले सकते हैं। तो यहां पर बी भी गलत है, तो पूछा कौन सा सही है, तो ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट क्वेश्चन है आज का। मंडी समिति को पंजीयन या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। यानी अगर कोई मंडी समिति में पंजीयन करवाना चाहता है या अपने लाइसेंस को नवीनीकरण करवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में मंडी समिति को जब आवेदन प्राप्त होगा तो मंडी समिति कितने दिनों के भीतर निर्णय लेगी। 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह। तो इसका आंसर होगा 6 सप्ताह। यानी अगर कोई मंडी समिति के पास आवेदन करेगा तो मंडी समिति को आवेदन प्राप्त होने के 6 सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेना आवश्यक है। अगर 6 सप्ताह के भीतर मंडी समिति निर्णय नहीं लेती तो ऐसा माना जाएगा मंडी समिति ने उसके पंजीयन को स्वीकार कर लिया है। समझ आ गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 सप्ताह। तो आज की क्लास में हमने टोटल मंडी अधिनियम के 31 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, कल इसकी क्लास और आएगी।
आपको शाम को 6 से 7 के बीच आपको क्लास मिल जाएगी, डेली अब मिलेगी। जब तक आपका पेपर नहीं है तब तक आप मंडी अधिनियम के में भी लगभग आप 200 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका इसका आंसर है जो मैंने बताया 6 सप्ताह। तो अब अगर कई बच्चे मंडी अधिनियम में किसी को अभी भी अगर दिक्कत है तो 10-12 दिन का 10-11 दिन का टाइम है। आप अभी भी अगर अधिनियम पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है तो अभी भी कोर्स है मंडी अधिनियम का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई अपनी तैयारी परखना चाहता है तो मंडी अधिनियम आपका पूरा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है आपके इस पेपर के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप का भी लिंक मिलेगा, आप उसमें क्लिक करके डायरेक्ट जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको अगर कुछ क्वेरी होगी तो कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां से भी हमको देखकर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने पार्ट आपको कराया है वो पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही पार्ट मैं अभी और लेकर भी आऊंगा। तो अगर आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे मंडी की तैयारी कर रहे हैं, मंडी बोर्ड यानी मंडी सचिव के पद की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी और पुख्ता हो पाए। आपको हेल्प मिली, आप आगे भी लोगों तक अगर पहुंचाओगे तो उनको भी हेल्प मिल सकती है। तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। तो फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलेंगे कल और नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।